तो स्टूडेंट वेरी वेलकम टू द इंटेलिजेंट एरा चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है प्रतिदर्श पेपर यानी कि जो मॉडल पेपर आप लोगों का आया था उसे मैं सॉल्व करा रहा था। तो इससे पिछली वीडियो जो बनी है वो इसी मॉडल पेपर पे थी, जिसपे मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर मतलब वीडियो फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक के सॉल्व करा दिए थे। ठीक है, अब इसमें मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, और अगर आप लोगों को वो पुरानी वीडियोस नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। इसका जो पार्ट 1 है वहाँ से आप अपने क्वेश्चन और कर लेना, और बाकी ये, और अगर आप लोगों को फिज़िक्स में भी चाहिए मॉडल पेपर की तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उसकी भी बना दूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जल्दी से बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 तक के हम लोगों ने विद आंसर सॉल्व कर लिए थे, और हर एक आंसर हम लोगों ने कर लिया था ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आए पेपर में कैसे लिखना है वो। देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं गैल्वेनिक सेल जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है उसका मानक सेल विभव यानी कि E0 सेल तथा मानक गिब्स ऊर्जा ये आपको ज्ञात करना है, और आपको एक सेल इस तरीके से गिवन है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों को मॉडल पेपर में सॉल्यूशन के साथ साथ मैं आपको कैसे सॉल्व करना है ये सब बता रहा हूँ। तो अगर ये चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए फरवरी से बहुत सारी चीज़ें आने वाली है चैनल पे। ठीक है, रोज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आएगी, और काम क्या आएगी आपके बोर्ड के लिए, जो आप लोगों को बोर्ड में अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी और आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा हमसे कह रहा है, हमें क्वेश्चन में एक आप देख पा रहे होंगे कि क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है। तो पहले तो मैंने गिवन में वो इक्वेशन लिखी। अब मुझसे E0 सेल कह रहा है और डेल्टा G0। तो सबसे पहले तो मैं इस रिएक्शन को देख के N की वैल्यू यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं ये पता लगाता हूँ। ठीक है, तो रिएक्शन में सबसे पहले आपको कैथोड और एनोड की जानकारी होनी ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ECS याद है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि ECS में हमें क्लियर पता चल जाता है कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा। बट अगर मान लो नहीं याद है तो यहाँ पे जल्दी से देखो, अब Cr यहाँ पे Cr पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, आप कहोगे त्याग रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है। तो एनोड के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, तो यही मैंने करके दिखाया है ना। इस Cr ने 3 पॉजिटिव चार्ज लाके 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। ठीक है, अब कैथोड में क्या होगा, यही बात बचा भाई, कैथोड में फिर यही बचेगा और होगा क्या। तो कैथोड में Cd+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और Cd में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको संतुलित करने जाऊँ रिएक्शन को, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बराबर करूँ, तो मैंने यहाँ 2 से गुणा कर दिया और यहाँ 3 से, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, ये 2 से 1 हो गई और ये 3 से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और ये आपकी पूरी संतुलित होकर आ जाएगी कुछ ही। ठीक है, पूरी संतुलित होकर आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देखो, ये रिएक्शन थी हमारी, आप संतुलित करोगे तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कन्वर्ट। ठीक है, कोई टेंशन यहाँ तक नहीं होगी। अब आपको करना क्या है, आपने देखा यहाँ पे आपके जो भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन थे वो कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। तो E0 सेल तो बहुत सिंपल तरीके से आपका निकल के आ जाता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। और अगर आप देख पा रहे हो हमें यहाँ पे Cr के लिए E0 और Cd के लिए E0 Cd दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे E0 कैथोड जो होगा आपका वो Cd वाला होगा, जो कि होगा माइनस का ये। ठीक है, और एनोड की वैल्यू ये दे रखी है, जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगी। अब आप एक बार ज़रा देखो, यहाँ पे आप कहोगे ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो आपने इसको यहाँ प्लस में क्यों नहीं रखा, सॉरी माइनस में क्यों नहीं रखा अंदर, क्योंकि आपको पता है एनोड की वैल्यू पॉजिटिव रखी जाती है और कैथोड की वैल्यू जो है वो निगेटिव रखी जाती है। याद रखना ये चीज़ें, अगर ये न्यूमेरिकल बदल के दे दे तो आपको आना चाहिए करना। ठीक है, ये हो गया। और फिर डेल्टा G0 के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, -NF E0 सेल, N निकाल रखा है, F की वैल्यू ये होती है, E0 सेल ये आ गया, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए सिंपल सवाल था आप लोगों का, जल्दी से आप देख लो। आगे बढ़ते हैं हम। हेनरी का नियम लिखें और इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग बताने। तो हेनरी का नियम बहुत सिंपल सा है, देख लो। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता
गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। क्या मतलब? यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को स्थिर कर दूं तो ये देखा गया, हेनरी ने ये देखा कि अगर हम किसी गैस के टेम्परेचर को स्थिर कर दें तो उस गैस की जो विलेयता होगी, यानी कि जो उस गैस की द्रव्यमान गुणों या मात्रा है, वो उसके आंशिक दाब के समानुपाती, यानी कि जितना ज़्यादा दाब लगाओगे उतना ही ज़्यादा गैस जो है वो विलय हो जाएगी, यानी कि मिल जाएगी, घुल जाएगी। एक नियतांक आता है KH, यहाँ पे इसके ये अर्थ है, आप ये देख लेना। अब इसके उपयोग, अनुप्रयोग को या उपयोग को फर्स्ट है सोडा जल या शीतल पेय पदार्थों में CO2 गैस की जो विलेयता है वो बढ़ाने के लिए इन पदार्थों को अधिक दाब पर बोतल में बंद किया जाता है। आप देखते होगे ना, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती हैं वहाँ पे जैसे आप उसको खोलते होगे अचानक से एकदम कोल्ड ड्रिंक ऊपर आती होगी गैस के रूप में, तो CO2 गैस की विलेयता बढ़ जाए इसलिए हम उसको क्या करते हैं, उस बोतल में बहुत अधिक दाब लगा के बंद करते हैं। फिर जैसे ही आप खोलते होगे अचानक से एकदम वो गिरनी स्टार्ट हो जाती होगी। तो एक अनुप्रयोग ये हो गया। दूसरा अनुप्रयोग है अधिक ऊंचाई के स्थानों पर ऑक्सीजन दाब कम ऊंचाई या समतल स्थान की अपेक्षा होता है, क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अतः यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति के रक्त में O2 की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण शरीर कमजोर हो जाता है। यानी कि ऊंचाई पे जो दाब होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, और कम ऊंचाई पे समतल स्थान की अपेक्षा वहाँ कम होगा, जिस कारण से यहाँ पे जो O2 की मात्रा है वो कम होती है शरीर में और कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं लोग। ठीक है, ये कर लोगे आप सिंपल। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यहाँ पे मैं इसको 3 पार्ट में वीडियो को बनाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी नहीं तो ये, इसलिए यहाँ पे अभी जितने क्वेश्चन हो रहे हैं वो, और तीसरे पार्ट में इस चैप्टर को, इस पूरे पेपर को कंप्लीट सॉल्व कर देंगे। ये कह रहे हैं निम्न दिए गए प्रक्रम के चित्र के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और ये दिया हुआ है डायग्राम, देख लो एक बार। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और कह रहा है चित्र में दिए गए प्रक्रम का नाम लिखो, यानी कि आपको इस डायग्राम को थोड़ा फोकस करके देखो। एक दिया हुआ है फ्रेश वाटर और एक सी वाटर है, ठीक है, पिस्टन है, यहाँ पे पाइप जुड़ा हुआ है बीच में, और एक ये SPM अर्धपारगम्य झिल्ली है। ध्यान से देखो, कह रहा है इस प्रक्रम का पहले नाम लिखो। अब क्या होगा, यहाँ से जब आप पिस्टन पे फोर्स लगा रहे हो तो पानी इधर से इधर जाना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रक्रम का नाम होगा व्युत्क्रम परासरण। ठीक है, व्युत्क्रम परासरण हो रहा है, यानी कि आपका जो पानी है वो यहाँ से यहाँ जा रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। जब यहाँ से पिस्टन से दाब लगाओगे तो पानी इधर जा रहा होगा, और सी वाटर से फ्रेश वाटर में जा रहा है, इसका मतलब पानी साफ होने की कैटेगरी में दिख रहा है, तो इसका मतलब ये व्युत्क्रम परासरण है। दूसरा है विलायक का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो अभी मैंने बोला जैसे ही आप पिस्टन से दाब लगाओगे तो विलायक के अणु यहाँ से यहाँ चलना स्टार्ट कर देंगे। वैसे तो विलय और विलायक दोनों के अणु भागेंगे, ठीक है, लेकिन SPM जो है वो विलय के अणुओं को क्या कर देगी, रोक देगी। विलय के अणु को यहीं रोक देगी SPM, और केवल अंदर यहाँ पे विलायक के अणु जा रहे होंगे। इसलिए आप देख पा रहे होगे कि सी वाटर से फ्रेश वाटर की ओर जो है वो क्या हो रहा होगा, विलायक के अणु का प्रभाव हो रहा होगा, ठीक है। फिर तीसरे पॉइंट में कह रहा है अर्धपारगम्य झिल्ली को परिभाषित करो। तो ये मैंने इसकी परिभाषा लिख दी कि वह झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को ही अपने में से होके जाने देती है, विलय के अणुओं को नहीं। तो वही मैंने बोला, यहाँ रोक देगी इसे विलय के अणुओं को, और विलायक के अणु यहाँ पहुँच जाएंगे। उपरोक्त प्रक्रम का एक उपयोग, तो उपयोग सीधा सा है वाटर प्योरिफिकेशन में, यानी कि पानी को शुद्ध करने में, साफ करने में। ये गला मेरा खराब हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, जुकाम असल में देखो सही नहीं हो पा रहा है, तभी वीडियो जो है वो थोड़ी जल्दी नहीं बना पा रहा हूँ मैं, क्योंकि बोलने में दिक्कत हो रही है और ढंग से बोला नहीं जा रहा है, नहीं तो आप तक की कब का कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक देखो, बेसिक चीज़ों से पूछ रहा है। आप अगर इसे हार्ड कह रहे हो आप कि ये बड़े हार्ड क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन है, तो समझ लो फिर आपने केमिस्ट्री अभी तक पढ़ी ही नहीं थी, या आप जहाँ भी पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, या तो वो उसने पढ़ाई ढंग से नहीं, या आप लोगों ने केमिस्ट्री को पढ़ा नहीं, क्योंकि ये बेसिक है भाई। अगर ये हार्ड है तो फिर हार्ड क्या है, समझ रहे हो ना, तो ढंग से पढ़ो भाई जहाँ भी पढ़ रहे हो। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए। लो भाई, ये रहा चित्र, सिंपल सा चित्र है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से कंटेनर होगा, इस कंटेनर के अंदर HCl का विलयन होगा, देखो दिखा रखा है यहाँ पे HCl का विलयन है, ठीक है। यहाँ आपको
H+ आयन का विलयन है, और यहाँ पे प्लेटिनम की एक फॉइल होगी, ठीक है, और एक वायर होगी, ये भी प्लेटिनम की वायर है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से आ रही होगी आपकी, ठीक है। कुछ ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का डायग्राम। अब कह रहे हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं? तो देख लो, सिंपल सी बात है। कह रहे हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड कहते हैं क्योंकि यह वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड और कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। जब आप इसकी क्रियाविधि पढ़ोगे तो आप एक बात समझ जाओगे कि ये कैथोड की तरह भी कार्य कर रहा है और ये एनोड की तरह भी कार्य कर रहा है, दोनों की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम का क्या कार्य है बताओ, यानी कि ये जो आप देख पा रहे हो ये किसका कार्य क्या है? तो सिंपल सा कार्य है, यह एक उत्प्रेरक है और इसकी सतह पर H2 गैस अवशोषित होती है, ठीक है। तो इसने क्या करा यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो, आप देखो पैटर्न को समझो चीज़ों के, फिर आप पेपर में जाके कहते हो हार्ड पेपर बना दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव पढ़ रखा होगा, ठीक है, उसकी पूरी क्रियाविधि। इसने क्रियाविधि नहीं पूछ के उसके अंदर के क्वेश्चन दे दिए भाई कि ये क्वेश्चन बता दो, तो क्या आप कर नहीं पाओगे? अगर आप क्रियाविधि पढ़ के जा रहे हो तो भैया उसके अंदर की चीज़ें भी पता होनी चाहिए ना। तो वही बोल रहा है क्या है इसका कार्य, वहाँ सब पढ़ के जाते हैं क्या कार्य है, क्या है सब कुछ। उत्क्रमणीय है क्यों है? क्योंकि वहाँ एनोड और कैथोड की तरह दोनों की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए आपको पैटर्न भी समझना है। अब ये आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अथवा का क्वेश्चन देख लो, और ये आप लोगों का लगभग आएगा ही क्वेश्चन इस टाइप का, ये समझ लो। Ni2Ag, और ये इस तरीके से एक इक्वेशन दे रखी है, E0 सेल गिवन है और आपके लिए EMF पूछ रहा है आपसे, तो E0 सेल है। अब मैंने वही वाली बात करी, एनोड और कैथोड पता लगा, यहाँ पे Ni से Na+ बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण मतलब एनोड, तो एट एनोड पे Ni2+ में कन्वर्ट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ठीक है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि दो प्लस आ रहे हैं इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। कैथोड में Ag से Ag बन गया Ag+ से, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे होंगे, और ग्रहण ही करता है कैथोड में, 1 इलेक्ट्रॉन लिया। अब 2 से गुणा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 1 है, बराबर करने के लिए 2 से गुणा करी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गए और जब जुड़ जाएंगे तो यहाँ आएगा। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए? 2, पूरे अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन ने भाग लिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 2, ठीक है। नैनट समीकरण आपको याद होनी चाहिए, ई सेल निकालना है तो ई सेल बराबर आ जाएगा आपका ये वाली समीकरण, एनोड बटे कैथोड, एनोड Ni+ है और कैथोड है Ag+। अब यहाँ पे मैंने ये 2 स्क्वायर चढ़ाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आप देख पा रहे होगे 2 है। अब आपको यहाँ समीकरण में देखना होता है, अगर यहाँ 2 आ गया तो आपने स्क्वायर चढ़ा दिया इधर, क्लियर। E0 सेल दिया हुआ है, n की वैल्यू 2, ये दोनों की सांद्रता गिवन है, इसे सॉल्व करोगे पूरा तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना देख लो आप लोग कैसे सॉल्व कर रखा है पूरा, क्लियर है ये चीज़, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, तो मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन तक कराऊंगा, क्वेश्चन 20, उसके बाद हम तीसरे में कंप्लीट कर देंगे सब कुछ, ठीक है। और फिजिक्स के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको फिजिक्स में मॉडल पेपर की वीडियो चाहिए तो आप बता दो, नहीं तो फिर मैं फिजिक्स में लिए 2022 की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि 2023 में एनालिसिस मैंने कर रखा है, लेकिन मैं उसकी वीडियो इसलिए पहले नहीं बना रहा क्योंकि इंपॉर्टेंट 2022 हो जाता है अभी के लिए, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट कर दो जो भी आपको चाहिए, जैसा भी ये कह रहा है इसके सभी ज्यामितीय समावेवी लिखे और कितने प्रकार के प्रकाशिक समावेवी दर्शा सकता है वो भी समझाओ। तो देखो ये जो आपको दिया हुआ है, अगर आप देख पा रहे होगे, ठीक है, तो एक धातु है M और ये A B C और D इस टाइप का है, ठीक है। इस टाइप के समावेवी अगर आपको पता होगा तो कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। देखो PT लिया, केंद्रीय धातु, एक बार Cl इधर लगा दिया, एक बार Br इधर, एक बार Py इधर और NH3 इधर। अब क्या करना है, 3 ही बन पाएंगे पहली बात तो। अब एक को स्थिर करके, जैसे NH3 को यहाँ पे स्थिर कर रखा है हर जगह, इनको रोटेट कराओ, क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ, तो देखो रोटेट होगा तो यहाँ से आप मान के चलो Py ऐसे ही रखा, Br को इधर ले गए
और Cl को इधर कर दिया, रोटेट कर दिया। अगले केस में Br जो है आपका वो यहाँ से यहाँ आ गया, Py इधर पहुँच गया और आप लोगों का Cl इधर आ गया। कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, किसी एक को स्थिर करके बाकी 3 को 3 बार क्लॉकवाइज घुमा दो, क्लॉकवाइज घुमा दो, ये आपके बन जाएंगे समावयवी। और ये प्रकाशिक समावयवता प्रकट नहीं करते, इनमें से कोई भी प्रकाशिक समावयवता नहीं प्रकट करता। तो ये सिंपल आंसर हो गया इसका, ठीक है। लो देख लो एक बार, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 19वां क्वेश्चन 3 है, अभिक्रियाओं को पूर्ण करें और मुख्य उत्पाद के नाम। देखो पहला ये दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ देख लो, आपको यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH है और HBr है परोक्साइड की उपस्थिति में। तो जब परोक्साइड की उपस्थिति होगी तो आप समझ लो कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ नियम की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये जो Br है ये डबल बॉन्ड के उस हाइड्रोजन की तरफ जाएगा, सॉरी उस कार्बन की तरफ जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे, और ये H यहाँ चला जाएगा तो बन जाएगा CH3, ये वाला ऐसे ही, यहाँ CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH2Br, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। पहले वाले का आंसर हो गया ये। सेकंड वाले में एक्वस KOH, देखो एक्वस KOH है तो क्या होगा, सिंपली यहाँ से आप लोग देखो ये KBr अलग हो जाएगा, ठीक है, KBr अलग हो गया। अब आपके पास एक बचा, यहाँ से H निकल जाएगा, ठीक है, कहाँ से जाएगा, इस बीटा वाले से। देखो हो क्या रहा है समझ लो एक बार, ये आपको पूरा यौगिक दिया हुआ था। अब KBr तो पहले अलग कर दिया हम लोगों ने अल्फा वाले से, ये अल्फा वो बनता है जहाँ पे X परमाणु होगा और इससे जुड़े हुए बचे हुए ये 2 बीटा, अल्फा से जुड़े हुए बीटा, ठीक है ये। अब KBr अलग हो गया और H2 अलग होगा, देखो OH ये, और एक यहाँ से हाइड्रोजन हमने कम कर दिया, यहाँ से भी कर सकता था, यहाँ से भी कर सकता था, क्योंकि दोनों ही बीटा वाले सेम हैं। तो यहाँ से कम हो जाएगा, तो देखो CH3 ये वाला, CH और एक बॉन्ड ये वाला शिफ्ट हो जाएगा इधर, और डबल बॉन्ड और यहाँ CH2 क्योंकि हाइड्रोजन निकल चुका है, प्रोब 1। नेक्स्ट में कह रहा है आपको, सिंपल है, इथर के साथ रिएक्शन होगी तो ये जुड़ जाएगा C6H5Br Mg, तो ये बन जाएगा C6H5 MgBr, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक देख लो आप लोग। तो यहाँ पे ये बन जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो देख पा रहे होगे आप लोग, थोड़ा सा जो है वो जुकाम के चक्कर में खराश हो रही है गले में, तो मुझसे बोला ही नहीं जा रहा ढंग से बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 20 तक करा देता हूँ। आगे के क्वेश्चन पार्ट 3 में करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो यहाँ तक ही कर लेते हैं, बाकी हम लोग क्वेश्चन जो है वो करते हैं पार्ट 3 में बचे हुए, और पार्ट 3 में इसको कंप्लीट करा दूंगा मैं, और 1-2 दिन के अंदर ही, यानी कि आज और कल के अंदर ही ये वीडियो आपकी आ जाएगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को मैं बार बार कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। और अभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी मैं लेके आऊँगा फिजिक्स केमिस्ट्री के, जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।